मई 1999, एक तारीख जो हर हिंदुस्तानी को याद है। लेकिन जो रात मैं आपको आज सुनाने वाला हूं, वो किसी किताब में नहीं है। किसी न्यूज़ चैनल ने इसे कवर नहीं किया। कोई मेडल नहीं दिया गया इसके लिए। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। बस एक रात थी, एक रेडियो कॉल थी, एक डिसीजन था। और उस डिसीजन की कीमत कुछ ऐसे लोगों ने चुकाई जिन्हें शायद यह भी नहीं पता था कि उनकी किस्मत उस रात एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर तय हो चुकी थी। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 1999 की सर्दियों में, जब भारतीय सेना ने सियाचिन और कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड पोस्ट से सीजनल विथड्रॉल किया, पाकिस्तानी आर्मी और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स ने चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। वो घुसे, वो बैठ गए और उन्होंने उन चोटियों पर कब्जा कर लिया जो भारत की थीं। यह एक प्लान्ड ऑपरेशन था, कोड नेम था ऑपरेशन बादर। और हमें पता चला देर से, बहुत देर से। कारगिल रिव्यू कमेटी ने बाद में माना कि यह एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर था। रॉ को नहीं पता था, आईबी को नहीं पता था, आर्मी इंटेलिजेंस को पूरी पिक्चर नहीं थी। लेकिन जब पता चला, तब एक नई रेस शुरू हुई। हर पोस्ट वापस लेनी थी, हर चोटी वापस लेनी थी। और उस रेस में कुछ लोग थे जो सबसे आगे थे। उन्हीं में से एक था वो कैप्टन। उसका नाम पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन उसकी यूनिट द्रास सेक्टर में तैनात थी। द्रास दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी इनहैबिटेड जगह, जहां सर्दियों में तापमान -45 तक जाता है, जहां सांस लेने के लिए भी शरीर को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। और वहां बिना ऑक्सीजन मास्क के, बिना किसी स्पेशल गियर के, वो कैप्टन अपनी रिकॉनेसेंस टीम के साथ रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसे एक टिप मिली थी। एक लोकल सोर्स ने बताया था कि एक स्पेसिफिक रिज पर, जिसे हम आज ब्लैक रॉक रिज के नाम से जानते हैं, कुछ अनयूजुअल मूवमेंट हो रही है। कैप्टन ने अपने सीनियर्स को बताया। सीनियर ने कहा, कंफर्म करो। और कैप्टन निकल पड़ा। रात के करीब 11 बजे उसकी टीम ने मूवमेंट शुरू की। 16 फीट की ऊंचाई, टेम्परेचर -20, हवा की स्पीड इतनी तेज कि खड़े रहना मुश्किल था। वो बर्फ पर पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर यह डर कि बर्फ की आवाज दुश्मन तक न पहुंचे। हर सांस को कंट्रोल करते हुए कि ब्रेथ की भाप से दुश्मन की थर्मल इमेजिंग उन्हें डिटेक्ट न कर ले। और फिर करीब 2 बजे रात को उन्होंने देखा। वो बंकर्स थे, प्रोफेशनली कंस्ट्रक्टेड, डीप, कैमोफ्लाज्ड, और उनमें पाकिस्तानी सोल्जर्स, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रेन्ड मैन, जिनके पास था हैवी वेपनरी, मशीन गन्स, मोटर्स और सबसे खतरनाक स्टिंगर मिसाइल्स। ये कोई रैंडम मिलिटेंट नहीं थे। यह एक ट्रेन्ड, ऑर्गेनाइज्ड और हेविली आर्म्ड फोर्स थी, जो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बैठी थी जहां से वो पूरे द्रास वैली को कंट्रोल कर सकती थी। और कैप्टन ने जो देखा, उससे उसका खून ठंडा हो गया। उस रिज से NH-1A हाईवे क्लियरली विजिबल थी। वही NH-1A जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, जो सियाचिन पर तैनात हजारों जवानों का एकमात्र सप्लाई रूट था। अगर वो हाईवे दुश्मन के कंट्रोल में आ गई, तो सियाचिन कंप्लीट आइसोलेशन में चली जाती। और उस आइसोलेशन का मतलब होता हजारों जवानों का अम्यूनिशन, फूड और मेडिकल सप्लाई का कट जाना। कैप्टन के दिमाग में एक ही बात थी, यह पोजीशन आज रात ही खत्म करनी होगी। उसने कोऑर्डिनेट्स नोट किए। एग्जैक्ट। उसने रेडियो उठाई। यह राज्य सिर्फ उन्हीं तक पहुंचते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको भारत का छुपा हुआ इतिहास जानना है, तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल दबाओ, क्योंकि यह फाइल्स सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हुई। सीनियर ऑफिसर लाइन पर था। कैप्टन ने धीमी आवाज में, क्योंकि दुश्मन कुछ ही 100 मीटर्स दूर था, कोऑर्डिनेट्स दिए। एक नंबर। फिर उसने सिचुएशन एक्सप्लेन की। फिर उसने मांगा आर्टिलरी सपोर्ट। सर, यह पोजीशन अभी डिस्ट्रॉय नहीं की तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगी। मेरे पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। आर्टिलरी फायर से यह बंकर्स आज रात खत्म हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए साइलेंस। फिर जवाब आया, और वो जवाब, वो 2 शब्द, वो आज भी उस कैप्टन के दिमाग में गूंजते होंगे। जवाब था नेगेटिव वेट। सीनियर ने एक्सप्लेन किया।
रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत बिना हायर कमांड की परमिशन के आर्टिलरी फायर नहीं दी जा सकती। एलओसी के पास किसी भी एक्शन से डिप्लोमेटिक सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, यह ऑफिशियली वॉर नहीं था। अभी यह काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन था। वेट फॉर ऑर्डर्स, डू नॉट एंगेज, मेंटेन ऑब्जर्वेशन। कैप्टन ने रेडियो रखी। उसने अपनी टीम को देखा। उन जवानों की आंखों में सवाल था। कैप्टन के पास जवाब नहीं था। वो रात वहीं बिताई उन्होंने, बर्फ पर, -20 टेम्परेचर में, दुश्मन से कुछ 100 मीटर्स की दूरी पर। बस ऑब्जर्व करते रहे। और ऑब्जर्व करते करते उन्होंने देखा दुश्मन रात भर काम करता रहा। नए बंकर्स बने, अम्यूनिशन डंप किया गया, पोजीशंस और मजबूत हुई। एक एक घंटा बीतता रहा और कैप्टन की टीम बस देखती रही। भोर होने से पहले कैप्टन ने एक बार फिर रेडियो उठाई। सर, पोजीशन और मजबूत हो चुकी है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो मॉर्निंग पेट्रोल के लिए यह एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाएगा। जवाब वही था, ऑर्डर्स आने दो, वेट करो। सुबह हुई। एक इंडियन आर्मी पेट्रोल टीम उस डायरेक्शन में निकली। उन्हें नहीं पता था कि रात भर उस रिज पर क्या हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि वो पोजीशंस और कितनी स्ट्रांग हो चुकी थीं। और जब वो उस एरिया में पहुंचे, दुश्मन तैयार बैठा था। उस एम्बुश में जो हुआ उसकी डिटेल्स ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, लेकिन नुकसान हुआ। जवान गिरे। और वो पोजीशन जो रात को ही डिस्ट्रॉय हो सकती थी, वो अब एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। कारगिल वॉर ऑफिशियली 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। ऑपरेशन विजय सफल रहा। 527 भारतीय जवान शहीद हुए। 1300 से ज्यादा घायल हुए। टाइगर हिल वापस मिली। टोलोलिंग वापस मिला। पॉइंट 4875 वापस मिला। और पूरा देश जश्न में था, जैसा होना चाहिए था। लेकिन जश्न के उस शोर में कुछ सवाल दब गए। कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में रिपोर्ट आई। इंटेलिजेंस फेलियर्स डॉक्यूमेंट हुए। रिकमेंडेशंस दी गईं। लेकिन उस रिपोर्ट में फील्ड लेवल डिसीजंस का कोई डिटेल्ड एनालिसिस नहीं था। यह नहीं पूछा गया कि जब एक कैप्टन के पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स थे तो आर्टिलरी सपोर्ट क्यों डिनाई हुई। यह नहीं पूछा गया कि उन 6 घंटों में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। यह नहीं पूछा गया कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इतने रिजिड क्यों थे कि फील्ड ऑफिसर अपने सामने खड़े दुश्मन पर भी एक्शन नहीं ले सकता था। क्यों नहीं पूछा गया? शायद इसलिए क्योंकि जीत के बाद अकाउंटेबिलिटी असुविधाजनक लगती है। शायद इसलिए क्योंकि जब आप जीत जाते हैं तो यह सोचना मुश्किल होता है कि अगर कुछ और सही होता तो और कम लोग मरते। या शायद इसलिए क्योंकि सिस्टम अपनी गलतियां खुद डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहता। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी लेने वाले लोग उस वक्त किसी न किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे थे। वो कैप्टन आज कहाँ है? उसने क्या किया अपनी जिंदगी में? क्या उसे कभी वो रात याद आती है? क्या वो आज भी उस रेडियो कॉल के बारे में सोचता है? हम नहीं जानते। उस रात की रेडियो कम्युनिकेशन का कोई ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन कारगिल के वेटरन्स जो उस वॉर में थे वो जानते हैं। वो बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि ऐसे मोमेंट्स बहुत थे, जब इंफॉर्मेशन थी, जब टाइम था, जब अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन सिस्टम ने, ब्यूरोक्रेसी ने, चेन ऑफ कमांड ने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। हम हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। हम उन 527 शहीदों को याद करते हैं। हम उनकी बहादुरी को सैल्यूट करते हैं। और हमें करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन सच्चा सैल्यूट सिर्फ तब होता है जब हम यह भी पूछें कि क्या हमने उन जवानों को वो सब दिया जो उन्हें देना चाहिए था? क्या हमने उनके हाथ बांधे नहीं थे जब उन्हें लड़ने दिया जाना चाहिए था? क्या एक कैप्टन की रेडियो कॉल को उस रात सुना जाना चाहिए था? कारगिल की वो बर्फ सिर्फ दुश्मन की गोलियों से लाल नहीं हुई थी, वो उन डिसीजन से भी लाल हुई जो लिए गए, और उन डिसीजन से भी जो जानबूझकर नहीं लिए गए। उस रात एक कैप्टन ने अपना काम किया था, पूरी तरह, बिना किसी गलती के। लेकिन सिस्टम ने उसे रुकने पर मजबूर किया। और जब सिस्टम किसी बहादुर को रोकता है तो कीमत चुकाते हैं वो जवान।
जिनके नाम आज किसी वॉर मेमोरियल पर लिखे हैं, पत्थर पर, हमेशा के लिए। यह राज्य सिर्फ उन्हीं तक पहुंचते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको भारत का छुपा हुआ इतिहास जानना है, तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल दबाओ, क्योंकि यह फाइल्स सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए हैं।